आपको पता है जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं आपकी आंतें एक केमिकल बनाती हैं जिसको BDNF कहते हैं। BDNF का मतलब है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। ये एक प्रोटीन है, एक पेप्टाइड है जो कि आपके दिमाग का लर्निंग, अटेंशन, मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन इम्प्रूव करता है। ये केमिकल एक और काम भी करता है। इंसान का हाफजा उतना ही तेज़ होता है जितनी उसके दिमाग में एबिलिटी हो नर्व्स में ब्रांचेस, शाखें ज़्यादा छोड़ने की। शाखों को मेडिकल लैंग्वेज में डेंड्राइट्स कहा जाता है। आपका BDNF आपके दिमाग को इसका, आप अपना हाफजा इंप्रूव करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं आपको सब कुछ याद रहे, आप इंटरमीडिएट फास्टिंग को अपना ज़ाब्ता हयात बना लें। आपका हाफजा नीचे जाएगा ही नहीं, ये डॉक्टर साहर चावला आपको गारंटी बड़ी देती है। खूबसूरत बात कह रही है। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, वॉक करते हैं जितने भी शुगर के पेशेंट्स हैं, बड़ी ज़्यादा वॉक करते हैं, तो क्या खाना खा के सो जाना, जो हम हमारे जैसे नौजवान हैं जिनको अभी तक ऐसा इशू नहीं है, वो खाना खाते हैं सो जाते हैं, तो इसका आने वाली ज़िंदगी में क्या असर पड़ता है? शुगर हो जाती है फिर? जी, छोटी सी बात है, जवानी में इंसान को जवानी चलाती है और बुढ़ापे में इंसान को असूल चलाते हैं। कामयाब इंसान कौन है? जिसका बुढ़ापा अच्छा होता है, क्योंकि जिसको जवानी में जवानी चला रही थी ना और असूल नहीं चला रहे थे, उसका बुढ़ापा कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो जिसका बुढ़ापा अच्छा, मैं उन लोगों से बहुत इंप्रेस होती हूँ। इसका मतलब है जवानी में भी उन्होंने अपने असूलों को जवानी के जोश पे हावी रखा। इसका एक इखलाकी जवाब तो, मॉरल जवाब तो ये है, और इसका साइंटिफिक जवाब भी मैं आपको दे देती हूँ कि आपके जो गट है ना उसको वज़न पसंद नहीं है। आपके मैदे को सोने से पहले बहुत ज़्यादा प्रोटीन पसंद नहीं है। आपके खाने के 3 जुज़ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। स्टमक को सबसे ज़्यादा मेहनत खाने के जिस जुज़ को तोड़ने में करनी पड़ती है और जिसके लिए सबसे ज़्यादा तेज़ाब सिक्रीट करना पड़ता है वो प्रोटीन है। और नॉर्मली हम सब पाकिस्तानी, ऑल ऑफ अस आर मीट लवर्स, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। हम सोने से पहले तिक्के शिक्के खा लेते हैं। अब सोचे पूरा रात स्टमक ने तो अपना काम करना है, और क्योंकि माशाल्लाह जिस तरह आपकी एज में आप यंग हैं, स्टमक एसिड भी दबा के सिक्रीट करता है, जो कि अच्छी बात है। आफ्टर 35 जब वो कम होना शुरू होता है इंसान तंग होता है, ठीक है। अब स्टमक एसिड सिक्रीट करता रहता है एक्स्ट्रा, तो आप सोचें रात के टाइम जब अल्लाह ताला चाहता है कि आपका गट रेस्ट करे, आपने पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को काम पे लगा दिया, या आपने क्या किया? ऐसे लोगों में नॉर्मली आगे जाके डायबिटीज़ वगैरह तो होता ही है, लेकिन क्योंकि आपका गट आपकी ब्रेन एक्टिविटी को कंट्रोल करता है तो एंग्जाइटी भी होती है। मैं नाज़रीन को एक बात बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली समझा जाता है कि आपके पास 2 तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट है, पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट और डाइजेस्ट है। मैं आपको बताऊँ आपके पास 3 नर्वस सिस्टम होते हैं। तीसरा एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है जो गट का है, यानी मेरी गट कैसा काम कर रही है ये बात डिटर्मिन करेगी कि मैं यहाँ कैसा फील कर रही हूँ। आपकी एक वेगस नर्व है जो पूरे जिस्म में रन करती है, और आपके गट का, मेरे पास पेशेंट्स भरे हुए हैं जिनके गट का बैक्टीरिया ख़राब था और वो फजूल में इतने सालों से एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे थे। मैं ये नहीं कह रही कुछ पेशेंट्स को एंटी डिप्रेसेंट्स की ज़रूरत होती है, मगर मेरे पास इतने मिसडायग्नोस्ड केसेस आए हैं पिछले 4 सालों में जिनका सिर्फ गट का बैक्टीरिया ठीक करके हमने उनके एंटी डिप्रेसेंट्स छुड़वाए हैं। ये गट का जो बैक्टीरिया, ये क्यों डिप्रेशन, चलें बात से बात निकल आई तो बात करते हैं, डिप्रेशन कर सकता है। आपका जो मूड रेगुलेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर है ना, सेरोटोनिन, 90% वो आंतों के बैक्टीरिया से बनता है। अगर मेरी आंतों का बैक्टीरिया ख़राब कर लिया मैंने बुरी ईटिंग हैबिट से, और तो क्या मेरा मूड अच्छा हो सकता है? 90% तो मूड रेगुलेटिंग हार्मोन यहाँ बन रहा था, सिर्फ 10% यहाँ पे बन रहा था। तो लोग वो एक बड़ा फेमस स्लोगन है ना, बोन स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग, तो मैंने अपने डॉक्टर साहर चावला के पेज पे लिखा हुआ है गट स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। ये बड़ी बात है। वैसे मैं पहली दफ़ा किसी क्रेडिबल हेल्थ कोच के सामने बैठा हूँ, मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया। बल्कि आज के बाद मैं आपका पेज ज़रूर फॉलो करूँगा। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं कि वाकई हम बिल्कुल सोचते नहीं अपने बारे में, और आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो स्टमक ट्यूमर, ये किन खानों की वजह से हो रहा है, और आजकल के नौजवानों के अंदर तो ये बड़ी आम बीमारी है? अच्छा, स्टमक ट्यूमर या ट्यूमर इन जनरल, ट्यूमर इन जनरल का क्या मतलब है कि सेल बेकाबू हो गया, DNA बेकाबू हो गया, यानी सेल ने एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दी, एक्स्ट्रा रेप्लिकेशन शुरू कर दी, जहाँ पे उसकी लगाम लगनी चाहिए थी वहाँ पे लगाम नहीं रख दी। या तो ये मतलब है, या दूसरा कैंसर आपके पास होता है DNA म्यूटेशन से, यानी DNA ने एक सर्टेन तरीके से ट्रांसक्रिप्ट करना था, अपना छापा बनाना था, उस तरीके से छापा नहीं बनाया, वो म्यूटेट कर गया और वो डिफरेंट तरीके से म्यूटेट कर गया। स्टमक के केस में, गट के केस में आपके पास इसके जो पोटेंशियल, बिकॉज मैंने जब मास्टर्स किया था बायोकेमिस्ट्री में, आई एम अ डॉक्टर विद पोस्ट ग्रेजुएशन इन बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, तो उसमें हमने बहुत सारे ऑक्सीडेटिव मार्कर्स यानी जिसमें में सोजिश करने वाले मार्कर्स पे रिसर्च की थी, जिसमें आपके पास एक नाइट्रोसामीन्स थे, नाइट्रिक ऑक्साइड थे आपके पास जितने भी बारबेक्यू फूड्स हैं, जितने भी प्रोसेस्ड मीट्स हैं, घर में भुने गोश्त नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, जितने भी आपके पास स्मोक्ड मीट्स हैं, इसमें पोटेंशियल कार्सिनोजेंस होते हैं जिनको नाइट्रोसामीन्स कहा जाता है। ये नाइट्रोसामीन्स बॉडी में जाके, मैं केमिकल नेम भी आपको बता देती हूँ, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा आपके पास कैंसर मार्कर है, और ये बॉडी
में नाइट्रोसामीन्स पूरा जाके ये जो बारबेक्यू फूड में होते हैं इस साइकिल को छेड़ते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से कैंसर होते हैं। कैंसर की जेनेटिक प्रोपेनिसिटी यानी जेनेटिक ट्रेंड भी होता है, लेकिन डाइट में आपके पास जंक, आपके पास शुगर और स्टमक कैंसर में खासकर आपके पास जितने भी डेली मीट्स हैं, जितने भी प्रोसेस्ड मीट्स हैं, जितने भी जीएमओ वाले फूड प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी बारबेक्यू प्रोडक्ट्स हैं, ऑल ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल। बारबेक्यू को मैं कभी हेल्दी फूड नहीं कहती, बिकॉज बारबेक्यू में आपके पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ये जो आपको इतने महंगे महंगे सीरम मिलते हैं ना बाजार में, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, एंटी एजिंग, ये किस चीज़ के खिलाफ लड़ रहे होते हैं स्किन पे? ये इतने महंगे क्यों हैं? ये जिस चीज़ के खिलाफ स्किन पे लड़ रहे होते हैं उसको ROS कहा जाता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी कहा जाता है, यानी वो छोटे छोटे केमिकल्स जो मेरे पूरे जिस्म की सेल की झलियों को तोड़ के तबाही मचा सकते हैं। तो एजिंग भी ये कॉज करते हैं ना, फाइन लाइंस और रिंकल्स। ये आप जितना मर्जी ख़वातीन को मैं मुखातिब करी, महंगा फेशियल करा लें, आप रोज़ डोनट खाएंगी ना, आपको 30 साल की उम्र में यहाँ पे छाइयाँ आएंगी। अभी आपके प्रोड्यूसर साहब मुझे शो से पहले कहते थे आप वही 4 साल पहले वाली हैं। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इसमें इंसान की अपनी भी एफर्ट होती है। मैं शुगर से, जंक से दूर रहती हूँ। तो आपने बूढ़ा होना बहुत अच्छी बात है, आपने ग्रेसफुली बूढ़ा होना है और देर से बूढ़ा होना है, तो आप जंक से दूर रहें। एंजाइटी और स्ट्रेस का ताल्लुक है ट्यूमर के साथ? एब्सोल्युटली एंजाइटी और स्ट्रेस का ताल्लुक है। स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो जिस्म में म्यूटेशन कर सकता है, अगेन DNA की आपके पास। फॉर एग्जांपल ब्रेन ट्यूमर के साथ तो बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, और गट ट्यूमर के साथ भी आपके पास बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। जहाँ पे म्यूटेशन होगी वहाँ पर ये जो आपकी सेल मल्टीप्लिकेशन है ना, जो कैंसर में बेलगाम हो जाती है, वो क्यों बेलगाम हो जाती है? अल्लाह ताला ने हर सेल के डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज रखे हैं जो सेल को बताते हैं बस अब तुम्हारी साइकिल ख़त्म हो गई है, रुक जाओ, अब तुम्हारी साइकिल ख़त्म हो गई है, रुक जाओ। तो आपके पास जो स्ट्रेस होता है, वो जो सिग्नल होता है ना जिससे उसको कहना होता है साइकिल ख़त्म हो गई है, रुक जाओ, मल्टीप्लाई ना, वो सिग्नल को तोड़ देता है। तो स्ट्रेस तो हालांकि ये चीज़ जो है थोड़ा सा मेरे प्रोफेशन के उसके जाती है, लेकिन डाइट से भी बड़ी जो इलाज है दुनिया में वो खुशी है। खुशी से बड़ी कोई दुआई नहीं है। बड़ी खूबसूरत बात क्या है। डॉक्टर साहब, क्या नाश्ता आप किस चीज़ का करती हैं, बता ही दें। अच्छा, नहीं, मैं ज़रूर बताऊंगी। मैं अंडों की बहुत फ़ैन हूँ, लेकिन अगेन मैं हमेशा कहती हूँ कोई अनाज किसी के लिए सज़ा, किसी के लिए शफ़ा होता है। मुझे देख के सब अंडे ना खाइएगा, किसी को एक एलर्जी भी हो सकती है, किसी की बॉडी में हीट स्ट्रेस भी हो सकता है ना। अगर आपको अंडे सूट करते हैं तो अंडे से बेहतरीन कोई नाश्ता नहीं है। और मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड के खाली अंडा नहीं, मैं मल्टीग्रेन ब्रेड के 2 स्लाइस लेती हूँ। मेरी तो अपनी ब्रांड है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की। चाय मैं उससे पहले लेती हूँ, बिकॉज आपको पता है जो कैफीन है वो एक बड़ा ज़बरदस्त प्री वर्कआउट प्रोटोकॉल है। चाय को कभी भी आप खाने के साथ नहीं लेते। चाय में आपके पास जितने भी वो होते हैं ना फाइटिक एसिड और इस तरह के एंटी न्यूट्रिएंट्स, वो खाने के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। कम से कम 2-3 घंटे पहले मैंने नाश्ते से चाय ली होती है, क्योंकि उसके बाद मैंने दौड़ लगानी होती है। खाने के बाद चाय नहीं, खाने से पहले चाय 2-3 घंटे पहले ली होती है। नाश्ते के साथ मैंने ज़िंदगी में कभी चाय नहीं ली। दूसरों को भी यही कहेंगी कि वो पहले लें? ऑफ कोर्स पहले लें, लेकिन ये है कि मैं उठती हूँ कोई सुबह 3-4 बजे और नाश्ता मैं 9 या 10 बजे करती हूँ। आपको एक टाइम, क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, आपको एक टाइम गुजारना चाहिए नाश्ता करने से पहले। अनलेस एंड अनटिल 2 सिचुएशंस हैं इसमें। गैस्ट्राइटिस और गट के कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं होता और उनका तेज़ाब उनको बहुत ज़्यादा तंग करता है, उनको मैं कहती होती हूँ उठते ही ले लें। और जो दूसरा केस आपके पास होता है वो डायबिटीज़ के उन पेशेंट्स का होता है जिनका ब्लड शुगर बहुत डिस्टर्ब होता है और वो नए नए मेरे पास एनरोल हुए होते हैं, तो टाइम लगता है उनकी ना फास्टिंग वो भी करने में। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। रेस्ट इट इज़ ओके टू वेट टू गेट हंग्री। आपको ना, आप सबने नोट किया होगा यहाँ पे सेट पे जितने भी लोग बैठे हैं और ऑडियंस में भी, कि सुबह 7-8 बजे एक बड़ी जोर का हंगर पैंग पड़ता है। मैं आपको बताऊँ उस हंगर, उस पे जो काबू कर लेना वो नफ्स पे काबू करता है अपने। ये भी उसके ज़ुमरे में आता है ना। ये बड़े बड़े साईं वगैरह और स्पिरिचुअल लोग भूखे रहते हैं ना इतना अरसा, अपनी वो ओशो ने बात भी की। हाँ, अपना ये नफ्स पे काबू के ज़ुमरे में आता है, स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज़ करता है। अब जो सुबह 7-8 बजे आपको भूख लगती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल। अल्लाह ताला जो है ना आपका अलर्टनेस और आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको सुबह 7-8 बजे किक इन कराता है, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है आप उस टाइम प्रोडक्टिव हो। अब कॉर्टिसोल आपके पास क्या करता है? कॉर्टिसोल जो है वो आपके पास ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को थोड़ा सा छेड़ता है, तो उस टाइम लगती है बहुत ज़्यादा भूख। जिसने उस पर काबू कर लिया वो किसी भी चीज़ पे काबू कर सकता है। सो यू हैव टू कंट्रोल दैट।